अगर ईरान में इस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आप हमला करोगे, वहां से रेडिएशन फैलेगा, मिडिल ईस्ट बच जाएगा। क्या क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है। ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई सबको तुरंत वार्निंग दे दी कि वो अपने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को खाली करवा लें। ईरान की धमकी से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है बॉस। कतर ने कहा कि इजराइल के इस तरह के हमले बहुत खतरनाक हैं। कतर ने कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कतर ने अहम ठिकानों पर हमला न करने की अपील की, क्योंकि ईरान ने संकेत दे दिया कि तुम अपना पेट्रोकेमिकल का जो है हिस्सा खाली कर लो, हम मारेंगे। भाई उसका क्लियर हिसाब चल रहा, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम 2 मारोगे हम 4 मारेंगे। तुम हमको मारना चाहते हो ना, खत्म करना चाहते हो, मारो, हम भी मरते मरते तुमको जितना मार सकते हैं मारेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे भाई? पूरी दुनिया में ऑलरेडी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप जो है वो ऑयल रिजर्व और अब जो है वो गैस संयंत्र सब जगह पर अटैक कर रहे हो। अगर सब एक दूसरे के तेल गैस फोड़ने लग गए, दुनिया बचेगी बॉस, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन ट्रंप को अपनी सनक में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ट्रंप को तो अभी इस बात की पड़ी है कि कैसे युद्ध निपट जाए, कैसे मैं हीरो साबित हो जाऊं। किसी तरीके से ईरान से सरेंडर करवा लो, चाहे उसको जमीन में धसोड़ दो, लोगों को मार दो, दुनिया को तबाह कर दो। और ट्रंप से यह हो नहीं पा रहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसलिए ट्रंप फिर से दुनिया को कहने लगे हैं कि आओ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवा देते हैं। ट्रंप ने आज सुबह उठते कह दिया कि ईरान में जो कुछ बचा है वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन सोचना तो उन सहयोगी देशों को है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए कोई जवाब नहीं दे रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो देश इस्तेमाल करते हैं वो जल्द तैयार हो जाए। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसे इस्तेमाल करना है वो साथ आ जाए, अभी मौका है, साथ आ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका अकेले काफी है। मैंने आपको कहा ना कि इनका तार सटता है छूटता है, सटता है तो कहते हैं सब साथ आ जाओ, छूटता है तो कहते हैं भक्त मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि अंदर अंदर बेइज्जती तो महसूस होती है कि कोई आ तो रहा नहीं है और भर दुनिया में कह रखे हैं कि मेरे से आगे कोई टिकता नहीं है। तो जब बेइज्जती महसूस होती है कि कोई साथ नहीं आ रहा तो कहता है कि जाओ मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर कोई कान में आके कहता होगा कि सर कोई आ ही नहीं रहा है इतने के बाद भी और हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं। फिर एक घूंट पीते हैं बेइज्जती का, कहते हैं ना आओ ना जी आओ, फिर कोई नहीं आता, फिर कहते जाओ। बच्चा हो जी, बच्चा जैसा बिहेव कर रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े देश के, सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति हो भाई, बर्ताव तो वैसा करो। ट्रंप ने ईरान पर सब कुछ करके देख लिया, बड़े बड़े बम मार दिए, वहां की टॉप लीडरशिप उड़ा दी, लेकिन अब तो ईरान ने सरेंडर नहीं किया अभी तक। उल्टे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुनिया से मदद मांगी, कोई नहीं आया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर कब्जे के अपने प्लान पर नया काम शुरू किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिका ने 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम फोड़ दिए। अमेरिका का दावा है कि उसने जिस टारगेट पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं वहां पर ईरान ने अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को छिपाकर तैनात किया था। ये क्रूज मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लिखा कि कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के तट पर स्थित ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के कई डीप पेनिट्रेटर बमों का सफलतापूर्ण इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर 2200 किलो के भारी भरकम बंकर बस्टर बम इसलिए गिराए क्योंकि बंकर बस्टर बम जमीन के 100 फीट नीचे तक तबाही मचा सकते हैं। ये 22 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ सकते हैं। अमेरिका हॉर्मुज़ में बंकर बस्टर बम कहां गिरा रहा है आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदर के एक किनारे ओमान है, एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ अकेला ईरान पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इसी जगह पर जहां आप गोला देख रहे हैं वहीं पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बम को फोड़ा है। ट्रंप को लग रहा है कि बंकर बस्टर बम गिरा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे, वो ईरान को सरेंडर करवा देंगे। लेकिन ईरान के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करने का एकमात्र जरिया सिर्फ उसकी क्रूज मिसाइलें थोड़ी हैं।
ईरान इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को वाटर ड्रोन रॉकेट, सी माइंस, हाई स्पीड बोट्स और ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। और अगर अमेरिका को लगता है कि उन्होंने बंकर बस्टर बम फोड़ दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, तो अपने जहाज भेज के दिखाएं, अपने लोगों को भेज के दिखाएं। हवाबाजी से नहीं ना होगा बॉस। इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका अकेले घुसे। ट्रंप चाहते हैं कि बाकी सब देश भी साथ आ जाएं, लेकिन इसके लिए दूसरे देश तैयार नहीं है। आज ही जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर नहीं कर सकता तो फिर यूरोप की फोर्सेस भी तो नहीं कर सकती। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ईरान और अरब देशों के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे जहाज जा सके। उधर ईरान कह रहा है कि यह समुद्री रास्ता तो उसका है, वो अपने दुश्मनों को जाने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद सबसे पहला काम यह होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान नए नियम बनाएगा। भाई, इन दोनों के चक्कर में दुनिया का क्या होगा, आदमी सोच सोच के परेशान हो रहा है। और मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं बॉस, 19 दिन हो गया आज, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इंपैक्ट पड़ रहा है। खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। ट्रंप के सामने मुसीबत यही है कि ईरान झुक नहीं रहा, सरेंडर नहीं करता। जितना ज्यादा ईरान लड़ता चला जा रहा है उतना ज्यादा ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। आप अमेरिका में देखिए, वहां तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिका में 40% तक फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। और इसी को देखकर आज ट्रंप ने एक फैसला लिया। ट्रंप ने फ्यूल प्राइस की कीमतों को कम करने के लिए 100 साल पुराने जोन्स एक्ट में 60 दिन की छूट दे दी। इस कानून के तहत जो भी सामान अमेरिका के पोर्ट्स के बीच आता जाता है वो शिप अमेरिका का होना चाहिए और क्रू मेंबर में भी अमेरिकी नागरिक होने ही चाहिए। इस जोन्स एक्ट की वजह से सामान के ट्रांसपोर्ट में काफी वक्त लगता था, दाम बढ़ जाते थे। लेकिन अब ट्रंप ने इस कानून के तहत जो नियम है उसमें 60 दिन की छूट दे दी। क्यों दे दी भाई? क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके देश में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए आपने इतने पुराने नियम में भी छूट दे दी। अपने यहां के लोगों की मजबूरी दिख रही है। हमारे यहां जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा, दूसरे जगह हो रहा है वो नहीं दिख रहा। पाकिस्तान इनके तलवे चाटते रह गया, आज वहां लॉकडाउन लगा हुआ है, इनको नहीं दिखता है। इनफैक्ट पाकिस्तान को तो आज बहुत गंदा ठोक दिए हैं ये लोग, अभी बताऊंगा आगे। ट्रंप को मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हर मामले के एक्सपर्ट बनते थे, लेकिन ईरान के मामले में ऐसा फंस गए कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भाई, ट्रंप कितने बड़े लफ्फाज हैं, कितना लंबा लंबा फेंकते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये भाई साहब हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भाई साहब, ये लिस्ट लंबी है। ये आदमी इतना बड़ा लफ्फाज है कि ये हर चीज में इनकी लाइन है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो क्या राजपाल यादव का सीन है ना कि मैं सब जानता हूं सर। ये भाई साहब वही है, मैं सब जानता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी लफ्फाजी के चक्कर में इन्होंने दुनिया को फंसा दिया। इसी लफ्फाजी ने ट्रंप से ईरान युद्ध करवा दिया, क्योंकि इनको लगता है मैं सब जानता हूं, और अब फंस गए। लेकिन फंस गए तो ये नहीं जानते कि इससे निकलना कैसे है। अपनी खींच मिटाने के लिए ट्रंप ने सारे हथियार निकाल लिए। हार्मुज पे बर्म गिरा के देख लिया, ईरान की टॉप लीडरशिप मार के देख ली। क्या हुआ? युद्ध खत्म हुआ। कल ही इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को ढेर कर दिया। आज इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया। इजराइल ने बताया कि पिछली रात उसने एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को खत्म कर दिया है। साल 2021 में इस्माइल खतीब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर बने थे। खतीब ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को संभाल रहे थे। इजराइल ने आरोप लगाया कि खतीब के मंत्री रहते हुए ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई खुफिया ऑपरेशन किए थे। इजराइल ने यह भी हाल ही में ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारने में खतीब का अहम रोल था, यह भी कहा। इससे पहले कल इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को ढेर किया था। जिस वक्त अली लारिजानी पर हमला हुआ वो तेहरान के बाहरी इलाके करज के परदीस में अपने परिवार के साथ थे। इस हमले में अली लारिजानी और उनके बेटे डॉक्टर मोर्जता लारिजानी की मौत हो गई। लारिजानी और उनके बेटे के ताबूत को ईरान में सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। 17 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई को टारगेट किया गया था। उसके बाद से ईरान की टॉप लीडरशिप को नहीं छुआ गया था, लेकिन अब फिर से टॉप लीडरशिप को मारा जा रहा है। इससे यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह युद्ध की कोई रणनीति है, या फिर ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोई ट्रंप समझ रहे हैं कि ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं होने वाला। ट्रंप समझ गए कि ईरान ना बातचीत करने के मूड में है, ना सरेंडर करने के मूड में है। क्या इसी वजह से ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है? क्या युद्ध को जल्दी निपटाने के लिए ताबड़तोड़ किलिंग हो रही है?
जिस तरह से ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद सवाल यह भी है कि क्या अगला नंबर मुस्तफा खामनेई का है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। मुस्तफा के तौर पर ईरान को नया चेहरा, नया नेतृत्व और नया जोश मिला है। इस जोश को ठंडा करने के लिए ट्रंप मुस्तफा को भी टारगेट कर सकते हैं। उधर इजराइल यह दावा कर रहा है कि अभी तो कई और सरप्राइज बचे हुए हैं। ट्रंप शायद इस गलतफहमी में है कि अगर वो ईरान की टॉप लीडरशिप को मारते चले जाएंगे, मुस्तफा खामनेई को भी उड़ा देंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा देंगे, खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो ईरान को हरा देंगे। लेकिन ईरान अलग लेवल पर है बॉस। आज ईरान से अली लारिजानी के जनाजे पर जो भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। आप भीड़ को देखिए बॉस, अली लारिजानी के जनाजे में जुटी इस भीड़ को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन ने ईरान को और एकजुट कर दिया है। अब वहां कट्टरपंथ की बात ही नहीं हो रही, अब वहां नेशनलिज्म की बात हो रही है। वहां राष्ट्रवाद जाग रहा है कि भाई हमको सबको एक रहना है, कट्टरवाद तो बाद में देख लेंगे। और इनको पता है कि चारों तरफ बम फट रहा है, फिर भी इतनी पब्लिक आई हुई है। अली लारिजानी के जनाजे में जुटी ये भीड़ मैसेज दे रही है कि ईरान किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कह रहे हैं कि हमें अपनी जान में देने में कोई हिचक नहीं है। भाई वो कह रहे हैं खुल के। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का मारे जाने से स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक जब हमारे सुप्रीम लीडर भी शहीद हो गए, तब भी ईरान लड़ता ना रहा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर मैं भी मारा जाऊंगा ना, तो कोई और मेरी जगह आ जाएगा। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है कि तुम मारते जाओगे, कोई खड़ा होता जाएगा, तुम मारोगे, कोई खड़ा होगा, तुम मारोगे, कोई खड़ा होगा। इससे सोल्यूशन नहीं निकलना बॉस। ईरान कह रहा है कि जब वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद नहीं झुका, तो अब क्या झुक जाएगा यार। ईरान खुला चैलेंज दे रहा है, जिसको मारना है मार दो। भर भीड़ खड़ी है सड़क पर, मार दो सबको। लेकिन ईरान नहीं झुकने वाला। ईरान ने अपने रक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया। IRGC ने कहा है कि वो लारिजानी की मौत को ना भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। और जब तक इजराइल से खूनी बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक IRGC का एक भी गार्ड चैन से नहीं बैठेगा। IRGC ने कहा है कि इस तरह के एक्शन इस्लामी गणराज्य की स्वतंत्रता, आजादी, क्षेत्रीय अखंडता, ईरान की रक्षा के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। IRGC ने कहा कि लारिजानी की मौत देश में नया जोश भरने का सोर्स बनेगी। इजराइल पर नई मिसाइल वेब अटैक की धमकी के बाद IRGC ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइल्स लॉन्च होती हुई दिख रही हैं। देखिए जरा। अपने रक्षा प्रमुख की मौत के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे के भीतर ईरान ने UAE, सऊदी अरब, बहरीन, बगदाद, कतर, कुवैत और तेल अवीव को धमाकों से हिला दिया। UAE के अल मिनहाद एयरबेस पर मिसाइल फोड़ी, दुबई में कई ड्रोन धमाके किए, बगदाद में US एम्बेसी पर ड्रोन और रॉकेट फोड़ दिए, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया। अकेले सऊदी अरब ने करीब 100 मिसाइलें इंटरसेप्ट की। इजराइल के तेल अवीव और रामत गन में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गई। यानी ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए। इजराइल पर ईरान का यह भयानक हमला देखिए। इजराइल के आसमान में एक साथ आग के 50 से ज्यादा शोले बरस उठी है। इजराइल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव में यह तबाही ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर 4 ने मचाई है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये क्लस्टर एमिनिशंस ने तेल अवीव से लेकर रामत गान तक कहर बरसा दिया। ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशंस जहां जहां गिरे, वहां कैसी तबाही मची है आप खुद देखिए। यह तेल अवीव का अंडरग्राउंड सेविडोर रेलवे स्टेशन है। क्लस्टर म्यूनिशंस ने जमीन के भीतर बने इस रेलवे स्टेशन को भेद दिया। प्लेटफॉर्म पर चीजें बिखरी पड़ी हैं और ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल के तेल अवीव के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर भी ईरानी क्लस्टर म्यूनिशंस गिरे, तो सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। देखिए, मिसाइल्स के अलावा ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन को भी काम पर लगा दिया। ईरान ने ड्रोन अटैक का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रात के अंधेरे में एक के बाद एक दनादन ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान के मुताबिक इन ड्रोन्स के निशाने पर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने थे। देखिए कैसे एक के बाद एक ड्रोन निकल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए ईरान की मिसाइल तेल अवीव में एक अपार्टमेंट पर जा गिरी।
जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अपार्टमेंट के कई फ्लोर पर आग लग गई, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गई। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते नजर आए। तेल अवीव के रमत गान से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। इस वक्त रमत गान इलाके में है इसराइल में, जहां की रात में एक बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को एयर डिफेंस इक्विपमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसका जो डेबरी है, उसका जो मलबा है, आकर एक ऐसे रिहायशी इलाके पर एक घर पर गिरा। आप देख सकते हैं जो बालकनी वो पील आउट हो गई है, बिखर कर बाहर आ गई, और जिसका पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ था। और इसमें एक हादसा हुआ जिसमें कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया था, और अभी बहुत सारे यूनिफॉर्म्स के लोगों को भी इस इलाके में बुलाया गया है, और जो कि करीब 10 मिनट पहले यहाँ सारे आए हैं। और उसी अभी और आगे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग हैं वो इस इलाके से टेलटेल साइन को भी हटा रहे हैं। और कार पे आप देखें तो जो शीशा जिस तरह से बिखरा हुआ है। और इजराइल पर एक तरफ ईरानी मिसाइलें कहर बनकर बरस रही हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। यानी इजराइल एक साथ 2 तरफा हमले झेल रहा है। ईरान के